तो आज जो मैंने चुनाव किया है, आज अपने पिताजी की कहानी का चुनाव किया है। एक लंबी कहानी है, तो सुनने के लिए थोड़ा धीरज रखना होगा आप सभी को। और मेरी अपनी कोशिश रहेगी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। फिलहाल मैं शुरुआत करूंगी ज्ञान रंजन जी की टिप्पणी से, जो उन्होंने पापा की कहानी संग्रह पर की थी। और कहानी संग्रह को मैं आपको दिखा सकती हूँ, जिसका नाम है एकत्र। और ये कहानी संग्रह चुनिंदा कहानियों का संग्रह है, जिसमें से एक मेरी अपनी प्रिय कहानी है, और ये कहा जा सकता है कि लोकप्रिय कहानी है कछुए की तरह, जिस पर ज्ञान रंजन जी की एक टिप्पणी है, जिसको मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जिसमें उन्होंने कहा है, एक ऐसा समय था मेरी जवानी और उबलती हुई दुनिया के दिनों में, जब आउटसाइडर छाया हुआ था। तब दानी ने कहानियां लिखना शुरू किया था। वे ठंडे अविचलित शैली में कहानी लिखते हैं। वे छोटी और लगभग क्षुद्र लगने वाली स्थितियों से कहानी उठाते हैं। कछुए की तरह उनके भीतर धीमापन और शक्ति है। यहां तक कि बाद में उन्होंने अपनी एक बेहतरीन कहानी कछुए की तरह भी लिखी। कहानी समय में अनेक बदलाव आए हैं, विधा आंदोलित होती रही है, और आज वह बाजार के सिंहद्वार पर खड़ी हुई है। लेकिन वह राजेंद्र दानी, उनकी नाव स्थिर लगभग अपने आप चली जा रही है। प्रसिद्ध फिल्म टर्टल कैन फ्लाई पर दानी का कछुआ कछुए की ही तरह है। दानी की कहानियों में रचनात्मक स्तर पर एक बेचैनी, ऊब और बेगाना माहौल है। जिस तरह निर्मल वर्मा अपनी कहानियों में अकेले अकेले हैं, उसी तरह राजेंद्र दानी भी। लेकिन दानी निर्मल वर्मा की तरह भाववादी नहीं है। जीवन को उसके छोटे छोटे पहलुओं को देखने की एक सुस्त, गमगीन, उदास और दार्शनिक अदा राजेंद्र दानी की कहानियों में है। उनमें उबाल, चमक, विक्रय और तसल्ली नहीं है, लेकिन एक असमाप्त बेचैनी अवश्य है। निर्मल वर्मा ने अपनी टोन, मूड, धारणा कभी नहीं बदली। इस मायने में राजेंद्र दानी भी अपनी कहानी के एक ऐसे सर्जक हैं जो शिल्प विचलित नहीं है। यह तारा आकाश पर स्थिर लगातार छोटा सा दमक रहा है। उसको पहचानना है तो गुदड़ी में जाना होगा। उन्हें आप मॉल जैसी जगहों में नहीं पा सकते हैं, जहां रोज हटाया, बढ़ाया, लगाया जाता है चीजों को। दानी की कहानियों में खुशी के कारण नहीं है, उदासी के हैं। समूचा निर्माण ही उन्हें असंगत लगता है। इसे वे अपनी कहानी में मंद स्वरों में कहते हैं। रिल्के ने लिखा है, हमेशा अपने पर भरोसा रखो, दलीलों, बहसों से अधिक अपनी अनुभूतियों पर विश्वास करो। राजेंद्र दानी इसी पद के रचनाकार हैं। मैंने पाया है कि वे शुरू से आज तक किसी बाहरी प्रभाव में रहते नहीं। जब वे लिखना शुरू करते होंगे, तब एक निर्भय तटस्थता उनमें जाग जाती है, ऐसी मेरी समझ है। तो ये थी ज्ञान रंजन जी की टिप्पणी इस कहानी संग्रह पर, और इसे शेयर करके मुझे लगता है कि मैंने एक भूमिका तैयार कर दी है। अब आप इस कहानी को सुनने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। और कहानी का टाइटल है कछुए की तरह। कछुए की तरह। श्रीमती जामदार पड़ोसियों के फूल नहीं तोड़ने देती। वैसे मैं आपको ये बता दूं एक और भूमिका के रूप में कि यहाँ पर एक महिला है जो काफी विद्वान है, उनके बारे में बात हो रही है। और वो यहाँ जिस कछुए की बात कर रही हैं और जिसे देखकर तड़प रही हैं, वो कछुआ एक शोषित लोगों का एक प्रतीक है। और जब अंत में वह एक मनोचिकित्सक से मिलती हैं, तो वो मनोचिकित्सक उन्हें बताता है
कि असल में ये कछुआ वो खुद भी हैं, उनके स्वयं में वह कछुआ है। तो इस तरह से आप कहानी को समझने की कोशिश कर सकते हैं। श्रीमती जामदार पड़ोसियों को फूल नहीं तोड़ने देती, जबकि उनके बगीचे में तरह तरह के अनगिनत फूल खिले होते हैं रोज सुबह। वे पड़ोसियों से चिढ़ती नहीं हैं, बल्कि खुद भी नहीं तोड़ती हैं उन्हें। वे खाद बराबर देती रहती हैं। पौधों की देखभाल वे अपने बच्चों की तरह करती हैं। गुलाब के फूलों पर न जाने क्यों उन्हें बेहद दया आती है। सुबह खिले फूलों की पंखुड़ियां जब शाम होते होते झरने लगती है, तब उन्हें देख वे दुखी हो जाती हैं। नम जमीन पर पड़ी पंखुड़ियों को देखकर वे अक्सर मन ही मन बड़बड़ाती हैं, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था, ऐसा क्यों हो जाता है। इस बड़बड़ाहट के जवाब में जो तर्क है, उन्हें वे झूठा भी नहीं मानती हैं। वे बिल्कुल अकेली हैं, इसलिए नहीं कि उनका कोई नहीं है, पर वे इस तरह क्यों हैं कोई नहीं जानता। बहुत पढ़ी लिखी हैं वे और किसी बड़े पद पर हैं, जल्दी जल्दी तबादले होते हैं उनके। यहां आए अभी बहुत समय नहीं गुजरा है। उनके मन का संसार बहुत व्यापक है। यह संसार फुर्सत के समय में भी उन्हें सक्रिय और व्यस्त रखता है, इतना कि कभी कभी लोगों की नजरों में कौतूहल या आश्चर्य नजर आने लगता है। वे यह अच्छी तरह समझती हैं और संयत हो जाती हैं। एक बेहद सुसंस्कृत और विदुषी के रूप में जानी जाती हैं वे। बहुत सारी बातें वे जानती हैं, इसलिए रोज बरोज कठिन हो जाते सरोकारों में उनकी दिलचस्पी नगण्य है। शायद इसलिए बेहद कम रिश्ते हैं उनके। वे घुली मिली दिखती हुई भी नहीं होती हैं। जितनी खौलती हुई दुनिया दिखती है, वास्तव में उतनी होती नहीं। लंबे लंबे अंतराल में लंबे लंबे समय के लिए शांति ठहरती भी है। वे यह सोचकर ही कम विचलित होती हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी, सारी संपन्नता के बावजूद वे किन्हीं कारणों से दुखी हो जाती हैं। वे किसी पर दोष नहीं लगाती, पर बातों को जिस तरह वे लेती हैं, उस तरह लेते लोग नहीं मिलते। वे कलकत्ता में रहीं काफी दिनों, फिर एक ऐसे शहर पहुंच गईं जहां सांस लेना कठिन था। सिर्फ यही नहीं, सब कुछ कठिन था वहां पर। पसीने से लथपथ वजन ढोते मजदूरों को देखकर वे उसी तरह दुखी हो जाती थी, जिस तरह पंखुड़ियों को झरते देखकर हो जाती हैं। वे कुढ़ती हैं कि उनका दुख सार्थक नहीं हो पाता। वे अपनी सीमाओं से छूटती नहीं हैं और बहुत दूर तक नहीं जा पाती। लेकिन एक अजीब बात है कि स्मृतियां पर्क बनाती रहती हैं मन में, और किंचित धूमिल भले ही हों, अदृश्य कभी नहीं होती। उनका संसार विस्तार पाता रहता है। उनके शहर जब जब बदलते हैं, वे सहर्ष चली जाती हैं। उन्हें लगता नहीं कि जगह बदलने से वे बदल सकती हैं। उनके मित्रों और रिश्तेदारों के चिंतित पत्र उन्हें मिलते हैं कि कठिन समय है, और उतना ही कठिन है उनका इस तरह रहना। वे मुस्कुराती हैं अक्सर पढ़कर, पर यह सच पाती हैं कि उनकी भौतिकता का क्षय समय हमेशा लगातार करता रहा है। मित्रों और रिश्तेदारों के यदा कदा आ जाने से भी कुछ बदलता नहीं है, क्योंकि वे सायास बदलना नहीं चाहती कुछ भी। उन्हें नहीं लगता कि वे अपने लिए अप्रिय हो गई हैं। कई बार उनके आत्मीय उन्हें कहते रहते हैं, मिसेस जामदार, बहुत सारी बातें इस दुनिया में सहज हैं, उन पर चिंतित नहीं होना चाहिए। फिर उन्हें उदाहरण देकर समझाते हैं कि अमुक अमुक चीजें कमजोर थीं, इसलिए समय से पहले नष्ट हो गईं। कई बार उनके आत्मीय उन्हें कहते रहते हैं, कई बार उनके आत्मीय उन्हें कहते रहते हैं और ये बार बार दोहराते हैं, मिसेस जामदार, बहुत सारी चीजें इस दुनिया में सहज हैं, उन पर चिंतित नहीं होना चाहिए। लोग उन्हें ठीक इस तरह समझाते हैं जैसे कोई बच्चों को समझाए। ऐसा वक्त प्रायः रोज आ जाता है।
और वे तत्काल अंदर से गुस्से में भर जाती हैं और ऊपर से मुस्कुरा देती हैं। जबकि ठीक उसी वक्त वे खुद से पूछ रही होती हैं कि क्या कमजोरियां जन्मजात होती हैं? लगभग हर बार गुत्थी उनके अंदर नहीं होती कि वे सुलझा लें। बातों को वे ज्यादा नहीं खींचती और सामान्य बातें करने लगती हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि लोग खुश हो जाते हैं। एकाध बार भीतर के सब कुछ को उन्होंने बदल डालना चाहा था, पर वह बहुत डरावना अनुभव था, इतना कि वे दोबारा कभी लौटना नहीं चाहती। इस बार जहां उनका तबादला हुआ वह शहर बहुत शांत है, इतना कि बेजान सा लगता है। यहां समुद्र है पर हर दम एकदम चुप। लहरें बहुत ऊपर नहीं उठती। शायद गहराई में कहीं लंबी बेचैनी हो। आदत होने के बाद भी मिसेस जामदार को लगा कि शायद वे यहां बहुत दिन रुक न पाएंगी। उन्हें समझ न आया कि अचानक क्यों उठा यह मन में। लगने लगा कि मन के बहुत सारे एहसासों का रंग यहां आकर गाढ़ा होने लगा है। प्रमाण नहीं दिखते ऊपर से, पर नीचे कुछ अजीब सा होता लगता रहता है। नए शहर के बारे में अपनी इस समझ को वे झटक नहीं सकी। हालांकि कुछ दिनों में शहर हमेशा की तरह उनकी आदत बन गया, लेकिन वे अब भी कारणों को ढूंढ रही हैं। एकाकी रहने की अपनी आदतें होती हैं। इंतजार नहीं होता किसी का भी। सब कुछ खुद करना होता है। किसी दिन सुबह वे निकली खरीद फरोख्त के लिए। बहुत सुबह नहीं, सूरज निकलने के बाद। घर से समुद्र दूर नहीं है और बाजार भी। कुछ हरी सब्जियां खरीदने के बाद वह एक जगह अचानक ठिठक गई। उन्होंने जो देखा वह पहली बार था। इतने लंबे समय और बदलते शहरों ने उन्हें वह कभी नहीं दिखाया था जो वह देख रही थी। जब वे बिल्कुल करीब पहुंची तो और स्पष्ट हो गया। एक व्यक्ति कछुओं का मांस बेच रहा था। कछुए आकार में काफी बड़े हैं और उल्टे रखे हुए हैं। उनके एक दूसरे पैरों को किसी चीज से बांध दिया गया है। उन्हें अब तक यह पता नहीं था कि कछुओं का मांस भी बिकता है। एक आश्चर्य और उससे आगे बढ़कर यह कि कोई भी कछुआ इकट्ठा नहीं बेचा जा रहा था, बल्कि उनके पेट की तरफ के हिस्से को काट काट कर तराजू में तौला जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे जो देख रही हैं वह झूठ नहीं है और समझ में आ रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रही हैं कि उनके अपने पैर क्यों बंधे हुए लग रहे हैं। वह सब कुछ सच होते हुए भी अविश्वसनीय लग रहा था। एक अजीब मिले जुले एहसास से वे घिर गई थी। शायद उसमें दुख, करुणा, घृणा और न जाने क्या क्या था। पर कछुओं के बंधे हुए पैरों को देखकर एक जिज्ञासा भी थी। हालांकि वह सब कुछ देखना असहनीय था, पर फिर भी बेचने वाले से उन्होंने पूछा, इनके पैर क्यों बंधे हुए हैं? बेचने वाला उनके प्रश्न से मुस्कुराया। वे गौर से देख रही थी। वहां ओठ में एक ऐसा भाव था जिससे वे नासमझ ठहराई जाती लगी। फिर अचानक बेचने वाले की मुस्कान ठहर गई और उसने कहा, यह तो सबको मालूम है कि कछुए इस तरह काटने पर मरते नहीं हैं, इसलिए। वे अवाक रह गईं। बेचने वाले ने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई, शायद स्पष्ट करने के लिए कि उसने इतना ही जरूरी समझा हो। और सचमुच मिसेस जामदार ने उसकी अधूरी बात पूरी समझ ली। वह शहर भी कुछ कुछ समझ में आने लगा। उसी वक्त अकस्मात उन्हें लगा मन कहीं बहुत गहरे गोता लगा रहा है और एक बेहोशी की शुरुआत हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कछुए ऐसे भी जिंदा रहते हैं। वे कैसे सहते हैं काटे जाने की पीड़ा।
उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और बाजार का दृश्य बदल गया है। सब तरफ शांति है और हर जगह कछुए कट रहे हैं और बिक रहे हैं। यहां तक कि उनके झोले में भी कछुए का मांस भरा है। उस अजीब दुनिया में वे बिल्कुल अकेली फंस गई हैं और चीख रही हैं, पर गले से सिर्फ हवा निकल रही है, आवाज की जगह। वे पसीने से लथपथ हैं और बचने के लिए आखिरी कोशिश कर रही हैं। और दृश्य फिर बदल गया है। कोई कह रहा है, क्या बात है मैडम, तबीयत ठीक तो है? वे बच गई थी। बेचने वाला आदमी उनकी ओर आश्चर्य से देख रहा था और अपनी जगह से उठने को था। उन्होंने जल्दी से कहा, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। पर माथे को छूते ही उन्हें लगा वे झूठ बोल रही हैं। वहां ठंडा पसीना है, एकदम जमा देने वाला। अपनी उस हालत पर उन्हें भय के साथ शर्मिंदगी थी। रुमाल से माथा पोंछते हुए उन्होंने लंबी सांस भरी, फिर चारों ओर देखा। बेचने वाले अकेले व्यक्ति के अलावा चारों ओर सहजता थी। वे किंचित आश्वस्त हुई। उन्हें लगा अभी अभी जो हुआ उस दौरान वे डरी हुई कतई नहीं थी, और वह कुछ और था। ऐसा कुछ जिसकी परिभाषा मुश्किल थी उस वक्त। वे चलने को ही थी कि उन्हें लगा कि उनके पैर में कुछ सरसराहट हो रही है, जैसे कोई चीज उन्हें स्पर्श कर रही हो। उन्होंने तुरंत नीचे देखा तो पाया एक छोटा सा कछुआ था, उनकी उंगलियों को मुलायम स्पर्श देता हुआ। महसूस हुआ उन्हें जैसे उन्हें रोक रहा है। उनके पैर बढ़ न सके। वह कछुआ बहुत खूबसूरत और कोमल था। वे झुकी और उसे कांपते हाथों से उठा लिया। न जाने क्यों एक बेहद भयानक दृश्य गुजर जाने के बाद भी उन्हें लगा उसे वे घर ले जाएं। उस इच्छा को उन्होंने बेचने वाले से तुरंत प्रकट भी कर दिया। बेचने वाला अर्थपूर्ण नजरों से उन्हें देखकर मुस्कुराया, फिर कहा, खुशी से ले जाइए। विस्मय हुआ उन्हें खुशी सुनकर। वे खुद से पूछ नहीं पा रही थी कि क्या वे खुश होकर कछुए को ले जाना चाहती हैं। दूसरा प्रश्न भी था मन में, पर विराम देना मुश्किल लग रहा था। अपने आप से कड़े प्रतिरोध के बाद उन्होंने पूछा, कितने पैसे देने होंगे? शायद इस बार बेचने वाले के चेहरे पर दयार्द्र मुस्कान उभरी और उसने कहा, नहीं नहीं, इसके पैसे नहीं, ऐसे ही ले जाइए। वह फिर किसी ग्राहक के लिए पहले ही काफी कट चुके कछुए को और गहराई में काट रहा था। नहीं, कोई चीख नहीं थी, पर उन्हें लगा वे चीख पड़ेंगी। उन्होंने बेचने वाले का जवाब सुना और उसके तेज छुरे पर उनकी नजर गई तो वे तेज कदमों से चल पड़ी। वह कछुआ उनके हाथों में सरसरा रहा था। उनकी चाल काफी तेज थी। वे पलट पलट कर पीछे देख रही थी। उन्हें जाते हुए भी भ्रम था कि वह बाजार पीछे नहीं छूट रहा है। वे जब घर पहुंची तो ऊपर से शांत लग रही थी, पर जल्दी से उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, फैन ऑन कर दिया, फिर अचानक छटपटाकर कछुए को फर्श पर छोड़ दिया। वह अपनी गति से बेआवाज रेंगने लगा। कमरे से धुंध छंट रही थी और थोड़ी देर बाद सब कुछ सुरक्षित लगने लगा। वे एक कुर्सी पर बैठ गई थी और शून्य में ताक रही थी। कछुआ रेंगते हुए उनसे काफी दूर चला गया था और कमरे की दीवार से ऊपर की ओर चढ़ने की असफल कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी मंद सरसराहट से वे चौंकी। उनकी निगाह जब उस पर पड़ी तो वे उसे गौर से देखते हुए उठ खड़ी हुईं। कछुए के प्रयास से वे खुश हो गई थी। उन्होंने उसे छेड़ा नहीं,
बल्कि अपनी सांसों की आवाज को भी दबाने की कोशिश शुरू कर दी। वे कामयाब थीं, पर कछुआ अभी तक निरंतर प्रयास किए जा रहा था। काफी देर बाद उनका उत्साह नहीं रहा और उसी समय कछुआ अपने आखिरी प्रयास में असंतुलित होकर उल्टा हो गया। अब जो दिखा उसे देखकर वे कांप गईं। वह पूरी तरह खोखला था, बहुत गहराई तक। उन्हें यह लाते वक्त बिल्कुल नहीं पता था। हे भगवान, मैं ये क्या ले आई? उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों गाल भींच लिए। उनकी आंखें एकदम बाहर को निकल आईं। कछुआ छटपटा रहा था और उल्टा ही बहुत धीरे धीरे अपनी धुरी पर घूम रहा था। उन्होंने आंखें मूंद ली। कमरे में कोई सिसकियां ले रहा था। वे सुन रही थी। थोड़ी देर बाद वह आवाज उन्हें अंदर से आती लगी। कुछ पलों बाद वह आवाज बाहर निकल आई। वे रो रही थी बेआवाज। यह काफी देर तक चलता रहा। फिर अचानक उन्हें कुछ हो गया, जैसे सब कुछ बदल गया हो। टेबल पर पड़ा पेपरवेट उन्होंने शीघ्रता से उठाया और कछुए के पास पहुंचकर उसे सीधा कर दिया। फिर उस पर जोरों से लगातार चोट करने लगी। कछुए के पृष्ठ भाग के हर हिस्से पर उन्होंने घातक चोटें पहुंचाई। इतनी इतनी देर तक कि हाँफ गईं और तब रुकी जब उनमें हिम्मत न बची। पेपरवेट उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। उन्होंने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया। वे बेतहाशा रो रही थीं। ऐसा रोना था जिसे वे खुद नहीं जानती थीं। कुछ देर बाद कमरे में घुटी घुटी आवाजें बची थीं। यह सन्नाटा। हाथ आंखों से नहीं हटे थे। कुछ देर बाद उनका आवेश खत्म होने को था। उन्हें मालूम था कछुआ अब हर हालत में नहीं बचा होगा। वे सोच रही थी कि उन्होंने उसे निजात दिला दी है। अब वह अपनी सारी तकलीफों से मुक्त हो गया होगा। उनके कमरे के बाहर की दुनिया इस घटना से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। वह कमरा सारी दुनिया से कट गया था। हाथ अलग करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उन्होंने खुद से पूछा, ऐसा कब तक चल सकता है? कोई जवाब नहीं था। वे छटपटा गईं और तुरंत उन्होंने हाथ हटा लिए। अब दृश्य असहनीय था। कछुए ने उसी वक्त रेंगना शुरू कर दिया था। क्या करूं, क्या करूं? उनकी छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। लगा सब कुछ लुप्त हो रहा है। अपने को बचाने वे दौड़ पड़ी बाहर की ओर। दरवाजा कैसे खोला उन्हें याद नहीं। बाहर लॉन छोड़कर सड़क दौड़ रही थी। ताजी हवा में धूल घुल गई थी। वे तेज तेज सांसें ले रही थी और सिर आसमान की ओर उठाई थी। मोटर गाड़ियों और आदमियों का सैलाब बेआवाज दौड़ रहा था। वे उस दौड़ का बहुत जल्द हिस्सा बन जाना चाह रही थी। उस घटना को घटे काफी समय निकल गया था, पर छोड़ता नहीं था। कोई खतरनाक दुनिया उन्हें घेर रही थी। उस रोज जब वे कमरे में लौटी तो कछुआ नदारद था। बहुत ढूंढने पर भी ना मिला। कछुए से 1000 गुना तेज चली थी वे। हर संभव जगह पर उनकी दृष्टि गई थी, पर वह मिला न था। वे समझ नहीं पा रही थी कि क्यों वे उसे ढूंढ रही हैं जो बहुत दर्दनाक था, तकलीफदेह था, जिसे वे अपना हिस्सा बनाकर भी घृणा या और किसी एहसास से अलग कर देना चाह रही थी। वह घटे काफी समय निकल गया है, पर छोड़ता नहीं है, बल्कि जिंदगी में बहुत पीछे और पीछे ले जाता है। बचपन में, जहां घर के पीछे एक हरियाली से भरा विशाल आंगन होता है और उसके पश्चिमी किनारे पर चौखाने मुंह का एक बड़ा कुआं है मीठे पानी का। यही वह पानी है जिससे घर में सब कुछ होता है। वहां झांकने पर वही कछुआ नजर आता है, बहुत धीरे धीरे तैरता हुआ, चमकता हुआ
यह क्यों? पूछने पर घर का कोई बड़ा बताता है कि इसी से यह पानी पानी है और निर्मल है। खेल खेल में ही उसे कंकड़ मारने पर हाथ ताकत से रोक दिए जाते हैं और जिंदगी के उस हिस्से को छूकर लौटते ही वे फिर ढूंढने लगती हैं कछुए को। यह प्रत्यक्ष नहीं होता, मन के किसी गहरे कोने में होता रहता है। अब यह स्थिति बार बार अपने आप को दोहराती रहती है। अकेलापन अब इसीलिए खतरनाक है। वे बहुत बेचैन और उद्विग्न रहने लगी हैं। वे बराबर कुछ तलाशती रहती हैं, ऐसा कुछ जो और अधिक व्यस्त बना दे, अतीत को एक ऐसे ठोस अंधेरे में छोड़ दे जिसे भेदा न जा सके। खास खास स्मृतियां असंभव हो जाएं, उन्हें नियंत्रण में लिया जा सके। पर वहां कुछ प्रतिरोधी ताकतें हैं जो संभव असंभव गड्ढमड्ढ करती रहती हैं। ऐसा द्वंद्व जो रक्त रंजित नहीं करता, मुंदी और गहरी चोटें लगाता है। ये चोटें बाहरी दुनिया के प्रति दिखावटी और व्यावहारिक लगाव को भी नष्ट करती हुई लगती हैं। वे यह समझ नहीं पाती हैं कि यह इस मटमैले शहर की वजह है या अब बदल रहा है बहुत कुछ अंदर भी बाहर भी। पहले जैसा न बदलने का प्रयास वे नहीं कर पाती हैं। सब कुछ बेहद पीड़ादायक होता जा रहा है और अपनी असफलता को एक दिन स्वीकार कर लिया उन्होंने। उन्हें मांगने पर जल्दी ही ट्रांसफर मिल गया। वे जब ट्रेन में बैठी तो शहर की तासीर के विरुद्ध गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। नए शहर में कुछ राहत है, यहाँ पहाड़ है और शोर है, जिंदगी कठिन है, बारिश, तूफान, समय असमय पड़ने वाली बर्फ भी थमने नहीं देती हर गति को। विगत पर कुछ परतें जमने लगी हैं। उन्हें लगता है समय उन परतों को सघन कर देगा, इतना कि लौटने पर भी कुछ ना मिले। पर ऐसा नहीं था। समय के चलते कुछ चीजें क्षीण जरूर पड़ी थी, पर धुंधलके के पीछे बहुत कुछ दिखता भी था। वह बराबर परेशान करता रहता था। नए शहर की प्रकृति आकर्षित करती थी। घर से बाहर निकलने की इच्छा होती थी। अपने काम के बाद भी बराबर बनी रहती थी। घर से दूर कहीं बहुत सुबह मंदिर की घंटियां बजती थीं। मंदिर उन्हें कभी शांति स्थल नहीं लगते थे, इसलिए इच्छा के विरुद्ध वे जाना नहीं चाहती थी। इच्छा के विरुद्ध इसलिए कि मंदिर एक मनोरम चोटी पर था जहां इच्छा होती थी उनकी जाने की। एक दिन वे गई भी। यह शहर की सबसे ऊंची जगह थी, इतनी कि पूरा शहर दिखता था और अदृश्य दूरी तक फैला क्षितिज। वहां पहुंचकर उनको लगा कि उन्होंने बिल्कुल गलती नहीं की। अरसे बाद एकदम नई ताजगी का संचार था भीतर बाहर सब तरफ। वहां घंटों तक ऊब नहीं हुई थी। सिर्फ थोड़ा सा ऊपर चढ़ाए सूरज के ताप ने लौट जाने की याद दिलाई थी। वहां कुछ सीढ़ियां, कुछ पथरीली ढलान से होकर उतरना चढ़ना पड़ता था। वर्षों बाद वे गुनगुना रही थी और उनके उतरने में जल्दबाजी नहीं थी। शायद रास्ते के बीच की किसी सीढ़ी पर उनके पैर थे जब उन्हें महसूस हुआ कि बगल में ज्यादा दूरी पर नहीं, चट्टान पर कोई है जो उन्हें लगातार देख रहा है। आदतन देखते हुए लोगों को वे देखती नहीं, पर अजीब बात थी कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देखा तो पाया कोई वृद्ध व्यक्ति था जिसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखें ऐसा कुछ खोजती हुई जिसे पहले से जान लिया गया हो। भाव में एक मासूम आत्मीयता थी जो अजनबी को भी अपनी ओर खींच ले। थोड़ी थोड़ी बढ़ गई दाढ़ी और माथे से काफी ऊपर तक झड़ गए बालों और अभी अभी शुरू हुई झुर्रियों से भरा चेहरा था वहां। निगाह मिलते ही उसने अपना एक हाथ हिलाया। वह मुस्कुराते हुए अभिवादन कर रहा था। अनायास
उनका हाथ भी उठ गया। वे नहीं जानती पहली बार भी अजनबी क्यों नहीं लगा वह। वे उसके निकट चली गईं, फिर पूछा, कौन है आप? उसकी आंखें फैल गई और मुस्कान बढ़ गई। फिर उसने कहा, आदमी हूं जी, जीता जागता। वह खड़ा हो गया था उन्हें आदर देने के लिए। उसके मजाक को उन्होंने अन्यथा नहीं लिया फिर, और कहा, क्या करते हैं? जी करता था, अब नहीं करता, पर करना चाहता हूं कोई भी काम। उसने कहा, पर चेहरा अपरिवर्तित रहा। कुछ बातें उन्होंने और की उससे, फिर उतरती चली गईं। बातों बातों में उसका नाम पता चल गया, राधेश्याम। मंदिर के लिए नहीं, लेकिन राधेश्याम के लिए वे जाती रहीं, सबसे ऊंची चोटी पर। इस दौरान और भी बहुत कुछ पता चला राधेश्याम के बारे में। वह भी अकेला था, पर बताता नहीं था। उसे काम की जरूरत थी। उन्हें उसकी तमाम हरकतों से लगता था कि वह पढ़ा लिखा है, पर यह भी वह नहीं बताता था। संभवतः किसी समय उसने कहा और उन्होंने मान लिया, उसे अपने पास रख लिया घर के कामों के लिए। हालांकि वे सोचती रहीं कि काम क्या है एक व्यक्ति का? कुछ भी नहीं। ऐसा तो हरगिज नहीं कि दूसरे की जरूरत पड़े। कहां जरूरत है समझ नहीं आता था, पर जरूरत भी लगती थी। इसलिए वे मान गई थी और वह उनके पास ही रहने लगा था। कुछ दिन असमंजस रहा, पर अंततः उन्हें लगा कि यह ठीक ही हुआ। राधेश्याम का सलीका, उसके काम करने का हर तरीका उन्हें पसंद आया। इसलिए काम निकलने लगा। उसके आ जाने से सबसे बड़ी बात यह थी कि वे भूलना सीख गई थी, और अपना वजन उन्हें बढ़ा हुआ लगता था अक्सर। राधेश्याम से कभी कोई गलती नहीं होती थी। कक्षा के सबसे आज्ञाकारी बालक की तरह वह उन्हें खुश रखता था। कभी कभी वे उसकी इच्छाएं पूछती थीं, पर वह कभी कुछ मांगता नहीं था। वे देखती थी कि उसमें रहस्य नहीं है, पर कुछ छिपा हुआ जरूर है। ऐसा कुछ जिसे पूछना अतिक्रमण हो सकता है। चाहते हुए भी उन्होंने पूछा नहीं कभी, और समय गुजरता चला गया। पहाड़ों वाले इस ठंडे शहर में आने के बाद अब मौसम बदल रहा था। धूप कभी कभार टुकड़ों में दिखती थी और ठहरती नहीं थी। बादल घरों को छूने लगे थे और हरियाली बढ़ रही थी। पोशाकें बदल गई थी, पर जीवन की चहल पहल पर फर्क नहीं पड़ा था। तब किसी छुट्टी के दिन का कोई दोपहर के बाद का समय था, जब वे राधेश्याम को लेकर कुछ खरीदने निकली थीं। काफी कुछ खरीदने के बाद सामान लेकर वे फुटपाथ पर खड़ी थी। सामान इतना था कि राधेश्याम या वे खुद उसे लेकर चल नहीं सकते थे, इसलिए किसी वाहन का इंतजार वे लोग कर रहे थे। उनकी नजरें अभी सड़क पर वाहन की तलाश के लिए घूम ही रही थीं कि अचानक एक ऐसी महिला उन्हें दिखी जिन्हें वे गौर से देखने पर पहचान गईं। तभी शायद उस महिला ने भी उन्हें पहचान लिया। वे कुछ कह पाती इसके पहले ही पास पहुंचकर उस महिला ने कहा, अरे जामदार, तुम यहां? कलकत्ता कब छोड़ा? फिर गर्मजोशी से उनका हाथ पकड़ते हुए न जाने कितने प्रश्न उस महिला ने कर डाले। उन्होंने जब अपने वहां होने का कारण बताया तो महिला और खुश हुई और कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी गुजरेगी अब। खुश वे भी बहुत हुई। वे व्यक्त नहीं कर पाई, पर एकाएक ही वह जगह उन्हें और अधिक प्यारी, बेहद उत्साहजनक लगने लगी। वे यही सब सोच रही थी कि उस महिला ने कहा, आओ जामदार, तुम्हें अपना घर दिखा दूं। उन्होंने विवशता प्रकट की तो महिला ने कहा, अरे यही है 10 कदम दूर, गली के अंदर मुड़ते ही दूसरा मकान है। वे अब बहाना नहीं कर सकती थी, लेकिन इतना सामान वहां तक ढोना नामुमकिन था। कुछ क्षण वे सोचती रहीं, फिर हिचकते हुए राधेश्याम से कहा,
मैं इनका घर देखकर 5 मिनट में आती हूं, तब तक तुम यहीं रुकना, कहीं इधर उधर नहीं होना। वह उन दोनों को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक कि वे गली में मुड़ नहीं गईं। वह अभी खड़ा उनके बारे में, उनकी आज की खुशी के बारे में सोचकर खुद भी खुश हो रहा था कि अचानक बर्फ पड़नी शुरू हो गई। एकाएक उसे कुछ समझ न आया कि वह क्या करे। उसने सोचा यदि वह सामान छोड़कर कहीं सिर छुपाता है तो सामान की देखरेख कौन करेगा, और यदि सामान की परवाह किए बिना कहीं छिप जाता है तो वे उसे न पाकर परेशान हो जाएंगी। वह उनकी नाराजगी से परेशान नहीं होता, बल्कि उनकी परेशानी से परेशान हो जाता है। वह बहुत हद तक उन्हें समझता है, इसलिए उनकी गैर जरूरी बात भी मान लेता है। एक आध मिनट में उसने कुछ तय कर लिया, फिर अपना ओवरकोट उतारकर सामान को ढक दिया और स्थिर खड़ा हो गया। 40-50 सेकंडों के बाद ही उसे महसूस हुआ कि वह कांप रहा है और उसे तेज ठंड लग रही है। उसने दोनों हाथ अपनी छाती पर बांध लिए और कंधों पर अपना सिर सिकोड़ने लगा। सड़क पर यातायात बिल्कुल रुक गया और एकदम सुनसान हो गई पूरी जगह। शरीर पर जमती हुई बर्फ को वह बीच बीच में झटका देकर झाड़ देता था, पर फिर से जमने में देर नहीं लगती थी। एक बार तो झटके के लिए उसने शरीर को हिलाने की कोशिश की तो वह हिला ही नहीं। वह घबरा गया और उसके दांत बजने लगे। गिरती हुई बर्फ की धुंध तो पहले ही से थी, पर थोड़ी देर बाद उसे लगा कि वह किसी दूसरी धुंध में फंसता चला जा रहा है और गहरा अंधेरा छाने लगा है। वह इतना बढ़ता गया है कि कुछ देर में सब गायब हो गया है। आश्चर्य था कि वह गिरा नहीं, खड़ा खड़ा अकड़ गया। शायद 25 से 30 मिनट तक गिरी थी वह बर्फ। वे अपनी मित्र से वर्षों बाद मिलने की खुशी में बातों से इतना घिरी थी कि वक्त का पता ही ना चला। अभी अभी बर्फ गिरी है, यह भी वे दोनों अंदर बैठे हुए नहीं जान सकी। वे जब वहां से बाहर निकली तो जमीन पर बर्फ देखकर उन्हें पता चला। उन्होंने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बहुत समय ले लिया था उन्होंने। उन्हें लगा पता नहीं राधे श्याम ने इस बर्फ में क्या किया होगा। कोई छाता या रेनकोट भी तो नहीं था उसके पास। वे शुभ की कामना करने लगीं, पर तुरंत चिंताग्रस्त भी हो गईं किसी आशंका से। अपनी मित्र को घर आने का निमंत्रण देकर वे तेजी से चल पड़ी। गली पार करते ही उनकी चाल दौड़ में बदल गई। वे भाग रही थी, पर वह जगह उन्हें खासी दूर लग रही थी जहां राधे श्याम को छोड़ा था। दौड़ते दौड़ते अचानक वे ठिठक गईं। सामने राधे श्याम एकदम अकड़ा खड़ा था, उसमें कोई हलचल नहीं थी। वे बदहवास चिल्लाईं, राधे श्याम, राधे श्याम। गुम चेतना वापस आने लगी। राधे श्याम थोड़ा सा हिला, उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें खिंच गईं। फिर बहुत मुश्किल के बाद उसने आंखें खोली। अपने सामने की धुंध उसने जोर लगा के दूर की। वे खड़ी दिखी एकदम सामने। अपनी बहुत बुरी हालत में भी उसने उनके चेहरे की घबराहट देख ली थी और हमेशा की तरह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे मालूम था कि वह सफल नहीं हो पा रहा है। वे चिल्लाकर कह रही थी, समझ में नहीं आता तुम इस बर्फ को क्यों झेलते रहे, कहीं जा नहीं सकते थे। अस्फुट सा स्वर निकला राधे श्याम के मुंह से, पर आपने तो क्या, आपने तो, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार और न जाने क्या क्या समझती थी, पर तुम भी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। उन्हें क्या किया जाना चाहिए समझ में नहीं आ रहा था। वे हड़बड़ाकर कभी इस ओर कभी उस ओर देख रही थी। उन्हें मदद की जरूरत थी। राधे श्याम में अब हिम्मत न बची थी। अपने आप को ठीक रखने की उसने भरसक भयंकर तकलीफ के बावजूद कोशिश की, पर अचानक उसे कोई झटका लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा।
उन्हें पता नहीं कि वे किस तरह उसे लेकर घर पहुंची। डॉक्टर के घर पहुंचने तक का समय उन्हें बिल्कुल याद नहीं था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसकी हालत चिंताजनक बताई। खासकर उसने उसकी वृद्धावस्था को लेकर चिंता प्रकट की। लगातार 3-4 इंजेक्शन लगाने के बाद उसने राधेश्याम की बगल में थर्मामीटर लगाया और बैठ गया। कुछ देर बाद निकाला तो पारा काफी ऊपर था। बगल में खड़ी वे डॉक्टर के चेहरे पर बढ़ती परेशानी देख रही थी। वे संयत रहना चाह रही थी, परंतु उनके सीने में उन्हें कोई दबाव महसूस हो रहा था। वे फिर खड़ी न रह सकी, बैठ गई। देर तक कहीं कोई आवाज उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। फिर राधेश्याम की मंद मंद बड़बड़ाहट सुनाई पड़ने लगी। आवाज से वे जाग गई। शायद वह कह रहा था, मैंने बिल्कुल यह नहीं चाहा था। आप ठीक तो है ना? वे हड़बड़ा कर उठी और उसके पास जाकर शीघ्रता से कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह देखो, मैं ठीक ठाक खड़ी हूं तुम्हारे सामने। पर उन्हें निराशा हुई। राधेश्याम ने आंखें नहीं खोली थी। संभवतः उन्हें भ्रम था या कि वह बेहोशी में ही बड़बड़ा रहा था। तभी डॉक्टर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। फिर राधेश्याम की नाड़ी देखकर फुसफुसाते हुए कहा, उम्मीद है इसे कुछ घंटों में होश आ जाएगा। मैं एक इंजेक्शन और दे रहा हूं। डॉक्टर को वे जाने नहीं देना चाहती थी, पर रोक भी न सकी। वह चला गया कुछ ही देर में। उसके जाने के बाद ही उन्हें जिंदगी में दोबारा अकेलेपन का जबरदस्त एहसास होने लगा। वे समझ नहीं पा रही थी कि जीवन के किस समय पर खड़ी हैं और यह सब क्यों हो रहा है। वे किस लिए परेशान हैं और क्या कर रही हैं। राधेश्याम को क्या हुआ है और वह किस तरह का आदमी है। एक बारगी उन्हें लगा या तो वह पागलपन में यह सब कर रहा है या वे स्वयं उस ओर कदम रख रही हैं। उनके दिमागी रेशे बेहद उलझ रहे थे। एक जटिल तनाव था वहां और दर्द की तीव्र लहर उठ रही थी। वे शांत बैठी थीं, पर अंदर से छटपटा रही थी। माथे पर पसीना छलछला रहा था और वे कुछ बुदबुदा रही थी। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी थी जिसे उन्होंने राधेश्याम की तरफ फोकस कर रखा था। उन्होंने देखा उसका सिर हिल रहा था और अचानक उसने आंखें खोल दी थी। वे उसके करीब पहुंच गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वे अब कुछ भी भूलना नहीं चाहती थी। सिर्फ राधेश्याम के चेहरे के और करीब किया था उन्होंने अपना चेहरा। राधेश्याम की आंखें जब उनसे मिली तो उसने देखा वे पूरी तरह बुझी हुई दिख रही थी और आंखें डबडबा गई थी। राधेश्याम को मालूम था कि वह जिंदा है, इसलिए उसे दुख नहीं था। दुख अपना नहीं उनका। वह मुस्कुराया, अपनी हमेशा की मुस्कान, पर इस बार वे बर्दाश्त नहीं कर सकी उसे। उनके चेहरे पर जो भाव आया उसे राधेश्याम ने समझ लिया। उसने क्षीण स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कल तक बिल्कुल भला चंगा हो जाऊंगा। आप देखना कल तक। वे अब भी बोलना नहीं चाहती थी। राधेश्याम रुका रहा। वे उसे गौर से देखती रही कुछ पल। कुछ बूंदें उनकी आंखों से टपकी और वे तेजी से उठकर अपने कमरे में चली गईं। राधेश्याम ने उठने की कोशिश की, पर असफल रहा। वह खांसने लगा था। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वे जब लेटी तो लगा मंदिर की घंटियों की आवाजें आ रही हैं। गोरखा के लाठी पटकने का स्वर भी सुनाई पड़ रहा था। वे समझ न सकी कि रात चढ़ गई है या सवेरा होने को है। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी समझ न सकी। वहां रेशे फिर उलझ रहे थे और वह खतरनाक दर्द से भरी लहर फिर से उठने लगी थी। वे करवटें बदलती रहीं। फिर थकान ने उन्हें किसी समय दबोच लिया था और आंखें मुंद गई थी। वहां अपने कमरे में बहुत उजाला था और खिड़कियों से तेज हवा अंदर आ रही थी। वे शांत थी, एकदम शांत, और टहल रही थी। टहलते हुए ही अचानक
वे लड़खड़ाईं, जैसे कोई चीज उनके पैर के नीचे आ गई हो। उन्होंने आशंका से नीचे देखा तो चीख पड़ी। बहुत पहले कहीं चला गया कछुआ था वह, जिसके ऊपर पैर रख दिया था उन्होंने। वे छिटक कर दूर जा खड़ी हुई। काफी देर तक उसे घूरती रहीं। फिर कोई धारदार चीज उनके हाथ में आ गई और उन्होंने वार करना शुरू कर दिया। पर हैरत कि कछुए को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह बदलने लगा। उनके हाथ रुक गए। उनके मुख से दोबारा एक खौफनाक चीख निकली और वे वहीं ढेर हो गईं। अचानक उन्होंने अपने आप को एक एयर कंडीशन कमरे में पाया था। पाना बाद में था, पहले तो कोई उनसे पूछ रहा था, मिसेस जामदार, दुख कितना है आपको? सुनकर उन्हें लगा था कि कोई लंबे समय से उनसे कुछ पूछ रहा है। वे याद कर पाती कि क्या तभी फिर वही स्वर उभरा था, मैंने कहा मिसेस जामदार, दुख कितना है आपको? उनकी आंखें देखने लायक हो गई थीं। वे लेटी थीं और सामने कोई सिरिंज में दवा भर रहा था। अपनी स्मृति पर उन्होंने बहुत जोर डाला था, पर कुछ याद नहीं आया कि वे इस ठंडे कमरे में कैसे पहुंची। तभी एक बाह में तेज दर्द हुआ। उन्होंने देखा निडिल अंदर चली गई थी और एक मटमैले रंग की दवा सिरिंज से उनके शरीर में प्रवेश कर रही थी। वहां से होती हुई उनकी आंखें जब ऊपर गईं तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था और कह रहा था, मिसेस जामदार, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वे चौंक गईं और पूछा, आप कौन हैं और मैं कहां हूं? घबराइए नहीं, मुझे आपके इस प्रश्न से खुशी हुई कि आप ठीक हो रही हैं। वह व्यक्ति पूर्ववत मुस्कुराते हुए कहता जा रहा था, मैं एक डॉक्टर हूं और आप कुछ दिनों से मेरे ट्रीटमेंट पर हैं। वे आश्चर्य से देख रही थी। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि आपको क्या हुआ है। किस बात की तकलीफ है आपको कि इतना दुख है? डॉक्टर ने जिज्ञासा से पूछा। दुख? उन्होंने दोहराया और अचानक उन्हें धीरे धीरे सब याद आने लगा। वह कछुआ और राधे श्याम। वे बुदबुदाई और उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। वे सिसकियां ले रही थी। डॉक्टर पास गया था और व्यग्रता से पूछ रहा था, हाँ हाँ मिसेस जामदार, आप बताइए बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? उनकी सिसकियां जारी थी और हाथ पूर्ववत चेहरे को ढके हुए थे। डॉक्टर के बार बार पूछने पर उन्होंने अपना सारा दुख और अतीत की सारी घटनाएं सुना दी। फिर तड़प कर आखिरी में पूछा, डॉक्टर, मैं समझ नहीं पाती कि आखिर क्यों लोग कछुओं की तरह सब कुछ सहते रहते हैं। अपने को बचाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? ऐसा क्यों होता है डॉक्टर, ऐसा क्यों होता है? वे चेहरा अब भी छुपाए हुई थी और घबराई हुई इंतजार कर रही थी कि उनके सामने अब क्या आने वाला है। देर तक कमरे में शांति रही। फिर कोई हंसा और आवाज आई, मिसेस जामदार, यह आपसे किसने कह दिया कि आप कछुए की तरह नहीं हैं? एक झटके से उन्होंने अपने चेहरे से हाथ हटा लिए और आश्चर्य से देखने लगी। वह हंसता हुआ डॉक्टर ही था जिसने जवाब दिया था।